Hello everyone, I am C. Ashish Goyal. Welcome to the channel. I am here to help you regarding CA, CS and CMA. तो चलिए पार्ट 3 में अगर आप आए हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का देख लिया होगा। चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। पार्ट 2 में हमने कवर किया था अप्रोच को कवर किया था विदाउट टैक्स को, और हमने आर्बिट्राज प्रोसेस भी कवर किया था विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं अप्रोच विद टैक्स सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोच विद टैक्स पे जाने से पहले आप थोड़ा सा अगर अप्रोच विदाउट टैक्स में जाओ और उसके पहले की जो अजम्पशंस मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताई थी पार्ट 2 में, वो अगर मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊं तो उन अजम्पशंस में एक बात लिखी हुई थी बेटा कि कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट इन कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। ये सब किसकी एजम्पशन थी? अप्रोच की। बट जब हम विद टैक्स वाला अप्रोच पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाली एजम्पशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा था बेटा, 1958 के लिए ये बात एप्लीकेबल है, बाकी और किसी चीज़ के भी लिए बाकी 1963 वाली जो विद टैक्स वाली अप्रोच है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी सारी अजम्पशंस एज इट इज़ है बेटा। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रोच विद टैक्स 1963। बोलता है एज पर दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ठीक है, बोलता है कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू हमेशा ही अनलीवर्ड फर्म से ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो अप्रोच विदाउट टैक्स को याद करो, वो क्या बोलता था, वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म विल बी शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अदरवाइज देयर इज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। बट अप्रोच विद टैक्स डायरेक्टली ये बात बोल देता है कि वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ग्रेटर देन क्यों बोलता है बेटा? ये बोलते हैं कि ग्रेटर देन इसलिए होता है क्योंकि लीवर्ड फर्म जो होगी ना, उसके अंदर इनके पास क्या होगा, डेट होगा। लीवर्ड फर्म के पास क्या होगा, डेट होगा। डेट होगा तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस इंटरेस्ट पे इनका टैक्स बच जाएगा, मतलब इनको क्या मिल जाएगी, टैक्स शील्ड मिल जाएगी, टैक्स सेविंग मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए उस टैक्स सेविंग की वजह से, उस डेट की वजह से उनकी वैल्यू जो है वो अनलीवर्ड फर्म जिसके पास डेट नहीं है उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो टैक्स बचा के अपनी कंपनी को, अगर आप कम टैक्स पे कर रहे हो तो आप जल्दी ग्रो हो पाओगे। ठीक है, आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए, रिटेन अर्निंग्स में डालने के लिए। ठीक है, तो बोलता है बिकॉज लीवर्ड कंपनी हु हैज टेकन डेट गेट्स द बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट लीडिंग टू लोअर टैक्स पेमेंट और इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब आप कम टैक्स पे करोगे तो आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ज़्यादा आने वाला है, और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ज़्यादा आएगा तो आपका अर्निंग पर शेयर EPS भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलता है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म अगर आपको निकालना हो, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करो, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म में, बोलता है अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू से तो ज़्यादा ही होती है। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू से तो ज़्यादा ही होती है लीवर्ड फर्म की वैल्यू, तो बोलता है अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू को एज इट इज उठा लो। देखो बेटा, इस चैप्टर के एजम्पशन है दोनों कंपनीज जो है ना वो होमोजीनियस रिस्क टाइप्स है। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला कि आप अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू को तो एज इट इज उठा लो, प्लस उसमें क्या ऐड कर दो जिससे आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। हमारी कंपनी की वैल्यू किस चीज से बढ़ रही थी, टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट से बढ़ रही थी, बोल रहे हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप इसमें ऐड कर दो। या फिर आप क्या कर लो, और भी तरीके से इसको निकाल सकते हो कि अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू को एज इट इज ले लो और आप इसमें टैक्स एडवांटेज ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो बेटा, टैक्स एडवांटेज को ऐड कर दो। और टैक्स एडवांटेज कैलकुलेट कैसे होता है, टैक्स किस पे बचा रहे हो, डेट पे बचा रहे हो ना, तो बोलता है डेट का एडवांटेज आपको जो मिल रहा है ना, वही आपको क्या मिलेगा बेटा, उसी चीज से आपकी कंपनी क्या होने वाली है, ग्रो होने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान देना, टैक्स एडवांटेज का मतलब इंटरेस्ट नहीं होता बेटा, यहाँ पे डेट मल्टीप्लाइड बाई टी होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, लीवर्ड फर्म की वैल्यू अगर पूछ ली हमें तो बोलता है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स विच इज योर टैक्स एडवांटेज। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी।
अब चलिए बात करते हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ एमएम अप्रोच। बेटा मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा, आप एमएम अप्रोच विद टेक्स्ट का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे सिर्फ 5 स्टेप्स के अंदर, ठीक है। एमएम अप्रोच विदाउट टेक्स्ट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, आर्बिट्राज प्रोसेस जिसके अंदर था, आर्बिट्राज प्रोसेस को बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। अब हम बात कर रहे हैं एमएम अप्रोच विद टेक्स्ट, और ये चैप्टर लोग इसीलिए पढ़ते हैं बेटा एमएम अप्रोच सीखने के लिए, ठीक है। और ये 5 स्टेप में अगर आपने एमएम अप्रोच विद टेक्स्ट सीख लिया ना, तो फिर आप एमएम अप्रोच विद टेक्स्ट का कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। अब वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्यों निकाल रहे बेटा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म को ऐड करते हैं ना, तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू तो निकाल लो पहले, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती है आपको पता होगा, एमएम अप्रोच विद टैक्स विदाउट टैक्स में कैसे निकलती थी बेटा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स में आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती थी, वैल्यू ऑफ द फर्म सिंपल सी निकलती थी बेटा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई क्या फॉर्मूला था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई केओ, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फर्म चाहे लीवर्ड हो चाहे अनलीवर्ड हो, क्योंकि यहाँ तो टैक्स है ही नहीं ना, चाहे लीवर्ड हो चाहे अनलीवर्ड हो, कोई फर्क आपको पड़ने वाला है नहीं। तो अब जब हम विद टैक्स अप्रोच पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना है, सेम फॉर्मूला उठा के क्या करना है बेटा, टैक्स का इफेक्ट डालना। और टैक्स का इफेक्ट कैसे डलेगा, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई केओ, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई केओ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अनलीवर्ड फर्म की बात कर रहे हैं, अनलीवर्ड फर्म की, तो यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग इनकम में से इंटरेस्ट माइनस कर दे, नेट ऑपरेटिंग इनकम में से इंटरेस्ट माइनस कर दे। अगर आप जानते हो तो इंटरेस्ट तो अनलीवर्ड फर्म में 0 ही होता है, अनलीवर्ड फर्म में डेट है ही नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई क्या बेटा, आई होप समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर बोलता है कि टैक्स एडवांटेज कैलकुलेट कर लो, क्योंकि फॉर्मूला में आगे आपको क्या ऐड करना है, टैक्स एडवांटेज। और टैक्स एडवांटेज कैसे कैलकुलेट होता है, डेट मल्टीप्लाइड बाई टी। तो इस तरीके से आप क्या कर लो, टैक्स एडवांटेज कैलकुलेट कर लो, ये है आपका स्टेप 2। और स्टेप 3 में आप वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म निकाल दो, वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट करी और टैक्स एडवांटेज जो आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट करा, दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म आपके पास आ जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन में पूछता है केओ ऑफ द लीवर्ड कंपनी निकाल के दो। बेटा वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई केओ, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई केओ। फॉर्मूला तो सेम ही है बेटा, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई केओ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म तो आपने निकाल ली स्टेप 3 में, तो वो यहाँ पे पुट कर दो आपने और ईबीआईटी आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, टैक्स रेट आपको दिया हुआ रहेगा, तो बीच में क्या बचेगा बेटा, केओ बचेगा। केओ आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना, ठीक है, सॉल्व कर देना, केओ को उधर भेज देना, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी को इधर ले आना, तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, केओ ऑफ द लीवर्ड कंपनी का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपसे पूछता है केई ऑफ लीवर्ड कंपनी, ये वही फॉर्मूला है बेटा, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी, इसको वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म को इधर भेज दिया, केओ को इधर भेज दिया। फिर आपसे पूछता है केई ऑफ लीवर्ड कंपनी, तो आपको पता है केई का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाई केई। केई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नेट इनकम डिवाइडेड बाई केई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे केई निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, केई को इधर भेज दूंगा और वैल्यू ऑफ इक्विटी को इधर ले लूंगा, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। और जहां पर वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, आपने वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म तो निकाल ही ली, टोटल वैल्यू निकाल ली, उसमें से डेट आपको पता है कितना है, तो अगर लीवर्ड फर्म की वैल्यू में से अगर आप डेट माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। नेट इनकम कैसे, नेट इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, पैट होता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आपका क्या होता है, नेट इनकम होता है, ठीक है। अब इस पे आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे करके दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बोलता है। 9 तक हमने ऑलरेडी पार्ट 2 तक कवर कर लिया था बेटा, 9 तक ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 जरूर देख लीजिए। और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ये नोट्स अवेलेबल है PDF फॉर्म में,
ठीक है। 10th इलस्ट्रेशन हमें देखना है, अच्छे से पढ़ना बेटा। बोलता है ब्लू लिमिटेड and all equity financed companies considering the repurchase of 275 lakhs equity share, मतलब उसको बाय बैक करना है, and to replace it with 15% debentures of the same amount। बोलता है कि हम ये 275 lakhs इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करेंगे और उसके अगेंस्ट में क्या रिप्लेसमेंट दे देंगे, उसको 15% डिबेंचर इशू कर देंगे 275 लाख के, ठीक है। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी 1750 लाख 1750 लैक्स विद इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%। बोलता करंट मार्केट वैल्यू कंपनी की 1750 लैक्स है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%। किसका बेटा? ब्लू लिमिटेड का। द कंपनीज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी दिया हुआ है आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर ईयर्स। बोलता है ईबीआईटी आज भी इतना है और आगे भी इतना ही रहने वाला है, कुछ सालों के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। द कंपनी ऑल्सो हैज अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एंटायर अर्निंग्स एज डिविडेंड। बोलता है जितना भी कंपनी कमाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर देती है? डिविडेंड पे कर देती है। Assuming the corporate tax rate as 30%, you are required to calculate the impact on the following on account of the change in the capital structure as per Modi Gilani and Miller approach। बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? इक्विटी की जगह आप क्या लेके आ रहे हो बेटा? डेट लेके आ रहे हो। तो पहले आप क्या थे? पहले आप अनलीवर्ड कंपनी थे और अब आप क्या बनने जा रहे हो? लीवर्ड कंपनी जा रहे हो। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, तो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच से आप हमें समझाइए ये तीन चीजें। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या हो जाएगी चेंज के बाद में, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या टैक्स रेट दिया हुआ है क्या बेटा? इसका मतलब ये कौन सी चीज है? एमएम अप्रोच विद टैक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले अनलीव स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 याद होगा आपको बेटा। स्टेप 1 में हम अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू निकालते थे, स्टेप 2 में हम टैक्स एडवांटेज निकालते थे, फिर वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म निकाल लेते थे स्टेप 3 में, स्टेप 4 में केओ निकालते थे और स्टेप 5 में केई निकालते थे, ठीक है। तो बस ये स्टेप्स आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड कंपनी निकालने की भी जरूरत है क्या बेटा? ऑलरेडी इसने दी हुई है कि ब्लू लिमिटेड की जब इक्विटी की थी, जब डेट नहीं था इसके पास, तो कितना वैल्यू था? 1750 लाख 1750 लैक्स इसकी वैल्यू थी। तो पहली चीज तो इसने ऑलरेडी दे ही दी हमें, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 1 में क्या आ गया बेटा? वैल्यू ऑफ द लीवर्ड कंपनी, आपके अनलीवर्ड कंपनी आपके पास 1750 लाख आ गया। फिर आपको क्या निकालना है? स्टेप 2 में टैक्स एडवांटेज निकालना, और टैक्स एडवांटेज का फॉर्मूला होता है डेट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। डेट कितना है मेरा? सेम अमाउंट के डिबेंचर इशू करने हैं क्या? इसका मतलब डेट कितना है बेटा? 275 लैक्स, और इसका मेरे को 30% क्या निकाल लेना है? टैक्स निकाल लेना है। तो मेरे पास टैक्स एडवांटेज आ जाएगा। तो 275 लैक्स का अगर मैं 30% निकाल लेता हूं तो टैक्स एडवांटेज का अमाउंट आ जाएगा क्या मेरे पास? कितना है बेटा? 82.5 लैक्स का टैक्स एडवांटेज मुझे मिला। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करते थे? वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म, बस आपको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। 1750 में आप 82.5 ऐड कर दोगे तो फिर क्या बच जाएगा आपके पास? 1832.5 लैक्स आपका वैल्यू ऑफ द लीवर्ड कंपनी आ गया। तो बेटा इसने क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में? क्या पूछा था? देखो, चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हुआ। तो चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से आपके मार्केट वैल्यू में क्या फर्क पड़ा? तो क्या फर्क पड़ा? पहले जो मार्केट वैल्यू हमारा 1750 था, अब वो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 1832.5 लैक्स। मतलब चेंज कितना हो गया? चेंज इन मार्केट वैल्यू ड्यू टू कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हुआ? 82.5 लैक्स। यहां पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ये पहले में पहला बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म हमने निकाल के दे दिया, मतलब स्टेप 3 तक का काम कर लिया आपने। अब आपको क्या निकाल के देना है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब केओ निकाल के देना है। केओ निकाल के देना है तो फॉर्मूला याद करो बेटा, हमने यहाँ पे क्या लिखा था? फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था? EBIT मल्टीप्लाइड बाई 1 - T डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म तो हमने निकाल लिया बेटा अभी 1832.5 हमने अभी निकाला, 1832.5। टैक्स रेट भी हमारे पास है और
ईबीआईटी है क्या हमारे पास? देखो क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया हुआ है क्या? ईबीआईटी दिया तो हुआ नहीं है, बट क्या बोला है? द कंपनीज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर ईयर्स। बोल रहा है आज अगर कंपनी का ईबीआईटी सपोज 1 लाख है तो आगे भी कितना ही होने वाला है, कुछ सालों के लिए 1-1 लाख ही होने वाला है। इसका मतलब आज अगर आप इक्विटी फाइनेंस्ड हो, आगे जब आप डेट फाइनेंस्ड हो जाओगे तो भी आपका ईबीआईटी चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या मैं ईबीआईटी निकाल सकता हूं बेटा? जब मेरे पास अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू है, और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई केओ। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई केओ। तो बेटा अनलीवर्ड फर्म का केओ भी है मेरे पास, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू भी है, तो क्या ईबीआईटी बैलेंस में बच जाएगा आपके पास? ईबीआईटी बैलेंस में बच जाएगा आपके पास। और ये हम टैक्स वाली अप्रोच पढ़ रहे हैं ना, तो 1 माइनस टी भी तो होगा यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई केओ। और आपके पास तो डेट है ही नहीं, तो के इज इक्वल्स टू केओ बेटा आपका। तो 1750 लाख आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ईबीआईटी आपको निकालना है। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म 1750 यहाँ पे डाल दो। केओ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% का, वो 20% यहाँ पे डाल दो, और उसके बाद में आप क्या निकाल लो? ईबीआईटी निकाल लो। कितना आया बेटा? 500 लैक्स। जब मेरे पास ईबीआईटी आ जाएगा तो अब मैं क्या लीवर्ड कंपनी का केओ निकाल सकता हूँ? इजीली निकाल सकता हूँ। ईबीआईटी मैंने निकाल लिया, 1 माइनस टी कर दूंगा, और डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी तो ऑलरेडी मैंने निकाल ही लिया था, 1832.5 डाल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? केओ आ जाएगा। कितना आ गया? 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी किया और डिवाइडेड बाई 1832.5, 19.10 का मेरे पास यहाँ पे केओ आया। तो चेंज कितना हुआ बेटा केओ में? डेट बढ़ाया तो केओ क्या हो गया बेटा? कम हो गया। अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि डेट बढ़ाने से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है। यहाँ पे कम हो गया क्या? कितने से कम हुआ वो बता दो? 0.90 से आपका क्या हो गया? केओ कम हो गया। उसके बाद में हमसे इसने पूछा है तीसरी चीज कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दो। तो बेटा आपका पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था? 20% का था, क्योंकि के इज इक्वल्स टू केओ जब आपके पास डेट नहीं है। पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था? 20% का था। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा जब आप डेट लेके आ जाओगे? तो आपको पता होगा जब डेट आ जाता है कंपनी में तो कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है, और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगेंगे, और अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगेंगे तो आपका केई भी तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका केई कैसे निकलेगा? केई का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाई आपका केई का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। स्टेप 5 को याद करो। क्या हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी है? वैल्यू ऑफ इक्विटी है तो नहीं, बट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म 1832.5 जो हमने निकाला था, और माइनस डेट का वैल्यू माइनस कर दो, -275 लैक्स। तो आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा 1832.5 माइनस 275 लैक्स करोगे तो 1557.5 लैक्स आ जाएगा। और नेट इनकम ले लो। नेट इनकम कैसे निकलेगी? ईबीआईटी आपने निकाला था, इंटरेस्ट निकाल दो 275 का 15%। कहाँ से आया ये? 15% की रेट पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना, लीवर्ड कंपनी में तो इंटरेस्ट होता है। तो आपका ईबीटी आएगा, ईबीटी पे टैक्स पे कर दो @ 30%, तो आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स नेट इनकम आ जाएगा। और फॉर्मूला में डाल दो नेट इनकम डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 20.62% का केई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपका केई जो पहले 20% का था अब कितना हो जाएगा? 0.62% से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 10 सबको समझ में आ गया। एमएम अप्रोच विद टैक्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कैसे किया जाता है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बेटा यहाँ पर आपकी एमएम अप्रोच पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, अलोंग विद द आर्बिट्राज प्रोसेस, अलोंग विद ऑल द इलस्ट्रेशंस, अलोंग विद ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट अप्रोच में जा रहे हैं, विच इज़ योर ट्रेड ऑफ थ्योरी और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। आपको पता होगा ये दो अप्रोच अदर अप्रोचेज में हमने ली थी, और ये दोनों एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या बोलते हैं सबसे पहले समझ लो। थ्योरेटिकल है बेटा, एग्जाम में कभी पूछ लिया शॉर्ट नोट डालो इस पे, तो शॉर्ट नोट इजीली आप दे के आ सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है ट्रेड ऑफ थ्योरी का। ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलता है कि आप बोलते हो कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज। यही तो हम सीख के आए अभी।
आप क्या बोलते हो, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज कर देंगे तो आपका वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म आ जाएगा। तो बोलता है इस चीज का हम भी मानते हैं कि आप जब डेट लेते हो ना तो आपको इंटरेस्ट पे सेविंग मिलती है, टैक्स शील्ड मिलती है, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज तो है। हम भी इस चीज को मानते हैं कि टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। बट आप वैल्यू ऑफ फर्म का, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी का फॉर्मूला सिर्फ इतना सा मत लीजिए, इसमें से माइनस और करिए। क्या माइनस करिए, बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को और माइनस करिए। मतलब इन्होंने बोला MM अप्रोच, NOI अप्रोच, NI अप्रोच, तुम सब रुको यार, मैं ट्रेड ऑफ थ्योरी बताता हूं कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कैसे कैलकुलेट होती है। तो बोलता है कि इसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को और माइनस करो। तुमने आधे अधूरी चीजें बताई है, मुझे पूरी चीज बताने दो। कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है बेटा, इसका मानना है कि अगर आप डेट ले रहे हो ना तो कंपनी पे बर्डन बढ़ता है, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है उसका। तो हो सकता है कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए। अगर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाई तो कंपनी पे केसेस होंगे, लीगल फीस कंपनी को देनी पड़ेगी। जो डेट होल्डर्स है वो कंपनी पे केस कर सकते हैं, वो कंपनी पे चार्जेस लगा सकते हैं, अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं कंपनी के साथ। तो इन सब चीजों की भी एक कॉस्ट आपको मान के चलनी है, और इस कॉस्ट को भी आपको इस वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी में से क्या करना है, माइनस यहां पे कर देना है। तो आपका फॉर्मूला क्या आना चाहिए वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी का, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस टैक्स एडवांटेज माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और इसका एग्जांपल भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो बोलते हैं एज लिवरेज अमाउंट ऑफ डेट इंक्रीजेस, लिवरेज का मतलब डेट ही होता है ना, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट एंड बैंकरप्सी कॉस्ट, मतलब दोनों को आप क्या करो, कंसीडर करो। दिस इज योर ट्रेड ऑफ थ्योरी बेटा। ट्रेड ऑफ थ्योरी इजी सा था, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म का फॉर्मूला क्या होता था, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज, उसमें आप और ऐड क्या कर दो, वैल्यू कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, सॉरी ऐड नहीं, लेस कर दो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी भी एक थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा, थेरेटिकल क्वेश्चंस ही इस पे पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज आप मिस्टर ए हो, आप नहीं हो, मतलब एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास है पैसों की तंगी बेटा, मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको। आप खुद सोच के देखो, एक इंसान जिसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, ये हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, एक इंसान मिस्टर ए है जिसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो कहाँ से पैसे लेने की कोशिश करेगा। उसके पास अगर कोई पुरानी सेविंग्स पड़ी होगी तो वो उसको देखेगा कि हाँ, मैं पुराने पैसे अगर कुछ पड़े हैं तो उनको एक बार के लिए यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर पुरानी सेविंग्स भी नहीं है तो फिर वो किसके लिए जाएगा बेटा, लोन के लिए जाएगा। तो फिर वो किस चीज़ के लिए जाएगा, लोन के लिए जाएगा। लोन अगर मिल गया तो लोन यूज़ कर लेगा, और अगर लोन नहीं मिला या लोन लिया बट बहुत ले लिया, तो उसके बाद में उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है बेटा, अपने गहने, अपने घर, उसको क्या कर दो, गिरवी रख दो। हाउस और ज्वेलरी को क्या कर दो बेटा, गिरवी रख दो। ये उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलती है एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। सबसे पहले उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में से, रिटेन्ड अर्निंग क्या है, आपने जो पैसा अभी तक बचाया है वही तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग है, मतलब पुरानी सेविंग्स ही तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग है। बोलता है सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग में से फंड यूज करो, उसके बाद डेट में से फंड यूज करो, और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में से फंड यूज करो। लोन मतलब डेट ही होता है बेटा, और ये सब आप गिरवी रख रहे हो। गिरवी रखना मतलब आप अपनी कंपनी का स्टेक बेच रहे हो ना, एक तरीके से आप अपने गहनों को एक बार किसी को दे रहे हो। इसका मतलब एक बार के लिए आपने उसको बेच दिया, क्या बेच दिया ना, एक बार के लिए उसका कंट्रोल हो गया क्या आप पे। तो इक्विटी आप इश्यू करते हो तो क्या उनका कंट्रोल हो जाता है आप पे, इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल आप पे आ जाता है क्या, आ जाता है ना बेटा, ठीक है। तो बोलता है एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को भी इसी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मिस्टर ए ने लोगों तक बात नहीं जाने दी जब तक कि पानी सर तक नहीं आ गया है। बेटा पुरानी सेविंग्स यूज करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लोन लोगे तो भी इतना कोई नहीं होगा कि चलो लोन ले रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए इसके पास इनकम होगी इसलिए तो लोन ले रहा होगा, ठीक है। और लेकिन जब गहने गिरवी रखोगे ना तो फिर लोग सोचेंगे कि अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो फाइनेंस मैनेजर को भी इसी तरीके से काम करो कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए नहीं कि कंपनी की हालत कैसी है, कंपनी की हालत सिर्फ आपको पता हो कि कैसी है। तो सबसे पहले पैसा यूज़ करो रिटेन्ड अर्निंग्स में से, उसके बाद डेट यूज़ करो, और उसके बाद आप क्या करो, इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करो।
तो एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन विच रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर डिफरेंट पार्टीज हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम थिंग। बोलता है सब लोगों के पास सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बोलता है कंपनी के मैनेजर के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बेटर इंफॉर्मेशन है, और इन्वेस्टर्स के पास जो है वो कम इंफॉर्मेशन है। पहली चीज़ तो ये मानना है इसका। दूसरा बोलता है कि दिस थ्योरी सजेस्ट, क्योंकि बेटा मैनेजर को ही पता है कि कंपनी की एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है, उसको ही पता है कि पैसा कहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है, उसको ही पता है कंपनी की सिचुएशन क्या है। इन्वेस्टर्स को वो चीज़ तब पता चलेगी जब कंपनी लास्ट वाले ऑप्शन पे आएगी। समझ रहे हो? फिर बोलता है दिस थ्योरी सजेस्ट दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय मैनेजर्स चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल। ये सब चूज कौन करेगा बेटा? मैनेजर चूज करने वाला है। A manager will always give priority to those sources of finance which reveal least information about the company to the others। बोलता है मैनेजर को हमेशा ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पैसा उठाना चाहिए जो बाहर वालों को कम इंफॉर्मेशन लीक करे। तो बेटा इसी वे में उसको उठाना चाहिए, ठीक है। अ कंपनी इशू डेट, डेट कब इशू करती है? जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो। क्यों बेटा प्रॉफिटेबिलिटी, डेट क्यों इशू कर रही है? डेट पे पता नहीं है कि कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी अगर इंटरेस्ट कमा पा रही है तभी तो डेट इशू कर रही है ना। तो बोलता है ये पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, फ्यूचर अर्निंग्स के लिए, ठीक है। बट अगर कंपनी इक्विटी इशू कर रही है, एक्सटर्नल इक्विटी मतलब बाहर वालों को इक्विटी बांट रही है, इसका मतलब कंपनी थोड़ी सी डाउटफुल है अबाउट फ्यूचर अर्निंग्स कि वो आगे इनको कमा के दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। क्योंकि बेटा इक्विटी पे तो डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड का कोई कंपल्सन है क्या कि आपको देना ही पड़ेगा? नहीं ना। बट डेट पे तो इंटरेस्ट कंपल्सरीली देना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी थोड़ी सी डाउटफुल है कि आप फ्यूचर अर्निंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो इनसफिशिएंट पड़ जाएगी। तो मैनेजर को किस तरीके से फंड्स रेज करने चाहिए? इंटरनल फाइनेंस यूज करो। सबसे पहले इंटरनल फाइनेंस क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद में डेट यूज करो, और उसके बाद में क्या यूज करो बेटा? इक्विटी शेयर यूज करो। दैट इज द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल टू द मैनेजर। आई होप जितनी भी कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज थी इस चैप्टर में सारी की सारी इजीली मैंने आपको कवर करवा दिए और आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी एक थेरेटिकल टॉपिक है। ये भी इजीली आप 4-5 पॉइंट याद करके चले जाओगे और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो इजीली लिख के आ सकते हो, समझ लो बस। फाइनेंस सबसे पहले बोलता है पहला फैक्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को अफेक्ट करता है वो है फाइनेंशियल लिवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बोलता है फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? अगर आप इक्विटी के साथ डेट यूज करते हो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स यूज कर सकते हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? या तो फाइनेंशियल लिवरेज बोल लो या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल लो, ठीक है। बोलते हैं जितना ज़्यादा डेट यूज करोगे उतना ज़्यादा बर्डन कंपनी पे आएगा। तो ये डिसीजन हमेशा ही आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को अफेक्ट करने वाला है कि आपको डेट यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोलता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स में बोलता है अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी आगे फ्यूचर में पैसा कमा पाएगी, स्टेबल हो पाएगी, तब तो आपको डेट लेना चाहिए, अदरवाइज आपको डेट नहीं लेना चाहिए। बिकॉज डेट होल्डर्स को कंपल्सरीली आपको इंटरेस्ट पे करना ही रहता है। डेट लेते हो तो फाइनेंशियल रिस्क आपकी बढ़ेगी। तीसरा बोलता है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए आपकी, इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ। फोर्थ बोलता है रिस्क प्रिंसिपल। बोलता है आपको ज़्यादा रिलायंस किस पे करना चाहिए? इक्विटी पे करना चाहिए दैन डेट पे, क्योंकि डेट होल्डर्स को कंपनी से सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उनको उनका इंटरेस्ट मिल जाए, पर इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी को पूरा क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं। और डेट होल्डर्स जो है ना वो एक बर्डन होते हैं कंपनी पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स कोई बर्डन नहीं होते, क्योंकि डिविडेंड तो जब अर्निंग है तब दो उनको, ठीक है। पर डेट के लिए इंटरेस्ट तो चाहे आप लॉस कर रहे हो चाहे प्रॉफिट कर रहे हो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कंट्रोल प्रिंसिपल। इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करो कि आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल जो वो अनडिस्टर्ब्ड रहे, ठीक है। और लास्ट बोलता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हुए। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आप जब चॉइस करो कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब इक्विटी से लेना है, डेट से लेना है, प्रेफरेंस से लेना है या रिटेन्ड अर्निंग से लेना है, तो बोलता है आप ये सब चीजों को इजीली एडजस्ट कर पाओ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फंड। मतलब आप अमाउंट में चेंजेस कर पाओ, कौन से फंड से पैसा लेना है, कितना लेना है, वो सब इजीली आप प्ले कर पाओ। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल को भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर।
जो आपके आगे के इलस्ट्रेशंस बचे हैं ना इस चैप्टर में, 10 के बाद, 10 तक तो हमने कर लिया, अब जो 11, 12, 13, 14 तक है मेरे ख्याल से, तो 11, 12, 13, 14 जो है वो सब इसी चीज़ पे है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे ही बनाए गए हैं बेटा सारे इलस्ट्रेशंस, और अच्छे इलस्ट्रेशंस है, एग्जाम में आने लायक इलस्ट्रेशन है। बोलता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, मतलब एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, तो बोलता है इसके लिए 3 अप्रोच हम आपको बताते हैं। पहली अप्रोच है EBIT, EPS या फिर MPS एनालिसिस। EBIT मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, MPS मतलब मार्केट वैल्यू पर शेयर, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। दूसरा बोलता है इंडिफरेंस अप्रोच, और तीसरा बोलता है इंडिफरेंस पॉइंट, और तीसरा बोलता है फाइनेंशियल BEP। इन 3 की वजह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम क्या होगा, ऑप्टिमल क्या होगा, ठीक है। अलग अलग तीनों इन्होंने अप्रोचेस बताई है। तो सबसे पहली अप्रोच हम स्टार्ट करते हैं EBIT, EPS या फिर MPS। तो अच्छे से समझना इसको। बोलता है एक केस है, केस क्या है, कंपनी को फंड्स अरेंज करने हैं, कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फंड्स अरेंज करने हैं। तो कंपनी के पास ऑप्शंस है बेटा। पहला ऑप्शन क्या है, वो इक्विटी से फंड रेज कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो डेट से फंड रेज कर ले। तीसरा ऑप्शन क्या है, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से फंड रेज कर ले, ठीक है। तो कंपनी को डिसाइड करना है कि कौन से ऑल्टरनेटिव से उसको पैसा चूज करना चाहिए, उसको फंड्स रेज करना चाहिए, कौन से ऑल्टरनेटिव से करे वो फंड्स रेज। तो बोलता है कि आप क्या कर लो, इन तीनों ऑप्शन की क्या कर लो, EPS कैलकुलेट कर लो, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लो ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, और जिसकी EPS सबसे ज्यादा आए ना उसको चूज कर लेना। बेटा हम इलस्ट्रेशन करेंगे इस पे, अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास अलग अलग 3 ऑल्टरनेटिव्स है, उन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में मैं EPS कैलकुलेट करके देख लूंगा, अर्निंग पर शेयर निकाल लूंगा, और अर्निंग पर शेयर अगर मेरे पास आ जाएगी तो जिसका अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा आएगा ना, मेरे को वही ऑप्शन सजेस्ट करके आना है एग्जाम में, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में PE रेशियो भी दिया हुआ है, मतलब PE रेशियो का मतलब क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, अगर प्राइस अर्निंग रेशियो PE रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको फिर EPS से फैसला नहीं सुना के आना है बेटा, आपको फैसला सुना के आना है MPS से। मतलब अगर PE रेशियो नहीं दिया है तब तो EPS कैलकुलेट करके EPS जिसका ज्यादा हो वो बता के आ जाओ, पर अगर PE रेशियो आपको दिया हुआ है ना, तो EPS कैलकुलेट करने के बाद आपको MPS कैलकुलेट करना, और MPS के बेसिस पे आपको फैसला सुना के आना है। और MPS कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, आपको पता होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स, प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो का। तो अगर आपके पास PE रेशियो है और मुझे क्या निकालना है, MPS निकालना है, MPS मतलब मार्केट प्राइस निकालनी है, प्राइस निकालना है, तो बेटा मैं PE रेशियो इधर होगा, PE रेशियो सपोज आपका PE रेशियो जो है वो 8 है, सपोज आपका PE रेशियो 8 है, और आपका मार्केट प्राइस आपको निकालना है, और आपकी अर्निंग आपके पास दे रखी है सपोज 1 लाख की, सपोज 1 लाख ज़्यादा हो गया, अर्निंग पर शेयर इज सपोज 10 रुपए की अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है। तो आपको अगर निकालना हो प्राइस तो आप इजीली निकाल सकते हो, 10 को इधर बेच के तो 80 रुपीज़ का प्राइस आ जाएगी, क्या 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, बस इसी तरीके से। EPS को आपने क्या किया, अर्निंग पर शेयर को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अर्निंग्स को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, PE रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर्मूला क्या आ गया MPS का, EPS मल्टीप्लाइड बाई PE रेशियो, चूज द ऑल्टरनेटिव विच हैज द हाइएस्ट MPS। आई होप बेटा EBIT, EPS और MPS जो पहला अप्रोच था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का वो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 बेस्ड ऑन दिस अप्रोच। इलस्ट्रेशन नंबर 11 ध्यान से पढ़ना। सपोज दैट अ फर्म हैज एन ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब डेट नहीं है, कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 पर शेयर, बोल रहा है 1 लाख शेयर्स है कंपनी के पास। द फर्म वांट्स टू रेज 2,50,000 टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट्स, 2.5 लाख की कंपनी को जरूरत है, एंड इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग, 3 तरीकों से वो 2,50,000 लाने का सोच रही है। पहला बोल रही है कि वो इशू कर सकती है ऑर्डिनरी शेयर्स, 25,000 ऑर्डिनरी 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर सकती है एट द रेट ऑफ ₹10,
ठीक है, पहली चीज तो ये बोलता है। दूसरी चीज बोलता है टू बोरो 2,50,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब पहला ऑप्शन इसके पास इक्विटी का है, दूसरा ऑप्शन बोलता है डेट लेके आ जाओ 8% के रेट पे, और तीसरा ऑप्शन बोलता है कि 2,500 आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो 100 ईच एट 8% रेट ऑफ डिविडेंड। बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दो और 8% का रेट का डिविडेंड रख दो। ठीक है, तो देखो सब ऑप्शन में 2.5 लाख रुपए अरेंज हो रहे हैं क्या? 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होता है? 2,50,000 का डेट ला रहे हो, ठीक है। 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना होता है? 2,50,000। तो तीन ऑप्शन से कंपनी रेज करना चाहती है। इफ द फर्म्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट आर 3,12,500, 3,12,500। बोलता है अगर फर्म की EBIT ये सब इन्वेस्टमेंट्स हो जाने के बाद, ये सब फंड रेज कर लेने के बाद कितना आने वाला है? 3,12,500। एंड द टैक्स रेट इज 50%। टैक्स रेट कितना है? 50% का है। फाइंड द इफेक्ट ऑन द अर्निंग पर शेयर अंडर द 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो बेटा EBIT हमें ये ऑल्टरनेटिव्स चूज करने के बाद का ही चाहिए ना, तभी तो हम EPS कैलकुलेट करेंगे कि ये लेने के बाद हमारे पास कितना EPS आएगा। 2.5 लाख रुपए कंपनी में डालने के बाद हमारे पास कितना EPS आएगा? तो हमें 3,12,500 यूज करना है, जो कि आफ्टर दिस फंड अरेंजमेंट का EBIT होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ने बताया कि 3,12,500 आने वाला है जब आप 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे। उसके बाद में आपका टैक्स रेट बता दिया। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? EPS कैलकुलेट करना है। EPS कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको अर्निंग्स आफ्टर टैक्स चाहिए, और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? EBIT को यूज करके। तो सबसे पहले आप 3 कॉलम बना लो। पहला कॉलम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इक्विटी, सेकंड ऑल्टरनेटिव डेट, और तीसरा ऑल्टरनेटिव है प्रेफरेंस। ठीक है, ये नोट्स आपके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले मैंने EBIT लिख दिया यहाँ पे 3,12,500, 3,12,500, 3,12,500 तीनों ऑप्शन का। अब बेटा EBIT में से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। क्या इक्विटी वाले ऑप्शन में आपके पास कोई इंटरेस्ट है? बेटा ऑलरेडी कंपनी इक्विटी वाली ही थी, ऑल इक्विटी वाली थी, पहले भी कोई डेट नहीं था, और अभी भी आप पहले ऑल्टरनेटिव में इक्विटी इशू कर रहे हो, तो क्या कोई इंटरेस्ट आएगा कंपनी को? कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो क्या इंटरेस्ट लगता है कंपनी का? नहीं लगता, तो यहां भी 0 आ गया। पर डेट इशू कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट लगेगा। कितना डेट इशू किया हमने? 2.5 लाख। ठीक है, और 8% का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, निकाल लिया हमने, कितना आया? 20,000। फिर ये माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? अर्निंग बिफोर टैक्स। और अर्निंग बिफोर टैक्स में आपने 50% टैक्स का रेट दिया हुआ है, 50% माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अब इक्विटी से पहले पैसा किसको जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड को जाएगा ना। तो पहले ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था नहीं तो 0 आ गया, दूसरे ऑप्शन में भी डेट था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था नहीं तो ये भी 0 आ गया, तीसरे ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप इशू कर रहे हो, और कितने शेयर्स, कितने की वैल्यू है बेटा? 2.5 लाख की वैल्यू है, 8% का रेट है, वही 20,000 का आपका क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ जाएगा। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी आ जाएगी? ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास? नंबर ऑफ शेयर्स देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास 1 लाख शेयर ऑलरेडी थे, प्लस आप इक्विटी इशू कर रहे हो 25,000 और इशू कर रहे हो, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 1,25,000। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में तो डेट इशू कर रहे हो तो पहले वाले ही शेयर रहेंगे 1 लाख, और थर्ड ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो तो इक्विटी शेयर्स आपके पास 1 लाख ही रहेंगे। और अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर। सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर किसका आया? सेकंड ऑल्टरनेटिव का। तो आप लिख दोगे लास्ट में, फर्म शुड चूज ऑल्टरनेटिव 2 दैट इज डेट फाइनेंसिंग एज इट इज हैविंग हाईएस्ट EPS। ठीक है बेटा, अब यहां पे एक चीज पे ध्यान देना, क्या क्वेश्चन में PE रेशियो दिया हुआ था? क्वेश्चन में PE रेशियो कहीं भी नहीं दिया हुआ था ना, तो इसका मतलब हमें फैसला भी किस पे देके आना था? EPS पे ही देके आना था। हमने बिल्कुल ठीक किया है। बट सपोज आपको PE रेशियो दे देता हर एक ऑप्शन का, जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, कि सपोज क्वेश्चन में आपके लिए PE रेशियो भी दे देता क्वेश्चन, तो आप क्या करते? पहले ऑप्शन का बोलता है 10 टाइम्स है, सेकंड ऑप्शन का बोलता है 8 टाइम्स है, थर्ड ऑप्शन का बोलता है 7 टाइम्स PE रेशियो है। तो बस कुछ नहीं करना, जो भी EPS आपने ऊपर निकाला ना, उसको रेस्पेक्टिव PE रेशियो से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। और ये सबसे ज्यादा जिसकी आएगी, जो फर्स्ट ऑप्शन की है, वही आपको चूज करके आना, ऑल्टरनेटिव 1 इक्विटी फाइनेंसिंग को बेटर बता के आ जाना। ठीक है, ये कब करना है? जब PE रेशियो दिया हुआ हो। अगर PE रेशियो नहीं दिया हुआ तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है बेटा खत्म हो जाता है।
और पहली अप्रोच भी आपकी समाप्त हो जाती है बेटा। कौन सी अप्रोच? ईबीआईटी, ईपीएस और एमपीएस एनालिसिस। आई होप ये समझ में आ गया होगा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं बाय ईबीआईटी, ईपीएस और एमपीएस एनालिसिस। अब दूसरा पढ़ते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। तो इनडिफरेंस पॉइंट पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनडिफरेंस पॉइंट होता क्या है। इनडिफरेंस पॉइंट होता क्या है? बोलता है इनडिफरेंस पॉइंट इज अ लेवल ऑफ ईबीआईटी। एक ईबीआईटी ही है, एक ईबीआईटी का लेवल है इनडिफरेंस पॉइंट वेर ईपीएस इज सेम इन 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स। बोलता है एक ऐसा लेवल है जहां पर ईपीएस दोनों ऑल्टरनेटिव्स का सेम आने वाला है। बेटा ऑल्टरनेटिव्स मतलब ये सारे ऑल्टरनेटिव्स। पहला ऑल्टरनेटिव इक्विटी से ले लो, सेकंड ऑल्टरनेटिव डेट से ले लो, थर्ड ऑल्टरनेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से ले लो। बोल रहा है अगर आप इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स का, सपोज क्वेश्चन में 2 ही ऑल्टरनेटिव है, अगर आप इन दोनों ऑल्टरनेटिव का या तीनों ऑल्टरनेटिव का ईपीएस कैलकुलेट करते हो तो वो ईपीएस सेम आए, वो ईपीएस क्या आए? सेम आ जाए, वही ईबीआईटी का लेवल आपका यहां पे क्या होगा? इनडिफरेंस पॉइंट होगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। बोल रहा है एक ऐसा ईबीआईटी का लेवल जहां पे आपका ईपीएस जो है वो सारे ऑल्टरनेटिव्स में क्या हो जाए? सेम हो जाए। मतलब यहां भी 1.25 है, यहां भी 1.25 है, यहां भी 1.25 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ईबीआईटी लेके दिखाया है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करोगे तो ईबीटी आएगा, माइनस टैक्स करोगे तो ईएटी आएगा, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दोगे तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा, और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो ईपीएस आएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है कि ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं। इनडिफरेंस पॉइंट समझ में आ गया ना बेटा? एक ऐसा ईबीआईटी का लेवल जहां पे आपका ईपीएस सारे ऑल्टरनेटिव में क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। ठीक है, तो बोलता है ईपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे? यही चीज को इन्होंने फॉर्मूला में लिख दिया बेटा। बोलता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो यही तो हमने किया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अगर इसको 1 माइनस टी कर दोगे, इसका मतलब टैक्स डिडक्ट कर दोगे, यही तो हमने किया, टैक्स डिडक्ट कर दिया तो 70% आपके पास बच गया। सपोज टैक्स रेट 30% है तो 70% बच गया। यहाँ पे भी तो हमारा इतना जो है वो पार्ट 70% बच गया। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कर दिया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दोगे तो ईपीएस का फॉर्मूला बन जाएगा। बेटा जो चीज हम टेबल से करते थे इन्होंने फॉर्मूला में पुट करके हमें दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको क्या करना है? दोनों ऑल्टरनेटिव का ईपीएस सेम करना है ना, तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2। ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 दोनों का ईपीएस सेम करना है, तो क्या मैं यहाँ इक्वल लगा के इधर एक ऑल्टरनेटिव 1 का ईपीएस डाल सकता हूँ, इधर ऑल्टरनेटिव 2 का ईपीएस का फॉर्मूला डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूं। और बस आपको अब क्या करना है, बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, टैक्स रेट दिया हुआ रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ रहेगा। दोनों ऑल्टरनेटिव्स का आराम से आप डाल सकते हो। बस ईबीआईटी मत डालना और सॉल्व कर लेना। आपका ईबीआईटी का वो लेवल आ जाएगा जहां पे आपका ईपीएस सेम आने वाला है और वही आपका क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन होगा तो हम देखेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है इस पे कोई क्वेश्चन है नहीं आपकी मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? क्या कॉन्सेप्ट है? एक ऐसा ईबीआईटी का लेवल जहां पे आपका ईपीएस सेम हो जाए वही आपका इनडिफरेंस पॉइंट है। तो आपको दोनों फॉर्मूला में इक्वल लगा के डाल देना, ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2, और यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेना है। सिर्फ ईबीआईटी की वैल्यू पुट नहीं करनी है, बाकी दोनों ऑल्टरनेटिव्स की सारी वैल्यूज पुट करके ईबीआईटी को निकाल लेना, वेयर ईपीएस वुड बी सेम अंडर द बोथ द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, उसके बाद में तीसरी अप्रोच दी हुई है बेटा। क्या अप्रोच है? तीसरी अप्रोच का नाम क्या है? फाइनेंशियल बीईपी। फाइनेंशियल बीईपी क्या बोलता है? फाइनेंशियल बीईपी बोलता है, बीईपी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वो बताओ। बीईपी का मतलब होता है बेटा, अगर मैं इसको लिख दूं आपके लिए फुल फॉर्म, तो बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या क्या मतलब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपको पता होगा, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ना तो आप प्रॉफिट में हो, ना आप लॉस में हो, आप एक बीच वाली सिचुएशन हो। मतलब आप क्या हो? कॉस्ट टू कॉस्ट हो, जीरो पे हो। ना तो आप कमा रहे हो ना आप गंवा रहे हो। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट? ब्रेक इवन सिचुएशन या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो बोलता है फाइनेंशियल बीईपी वो वाला ईबीआईटी का लेवल है जहां पर आपकी अर्निंग पर शेयर जीरो आ जाए, क्योंकि आप जीरो कमा रहे हो तो अर्निंग पर शेयर भी जीरो ही आने वाली है ना बेटा। ठीक है, तो बोलता है एक ऐसा ईबीआईटी का लेवल जहां पे अर्निंग पर शेयर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। इनडिफरेंस पॉइंट क्या बोलता था? एक ऐसा ईबीआईटी का लेवल जहां पे ईपीएस सेम आ जाए। ये बोलता है कि एक ऐसा ईबीआईटी का लेवल जहां पे आपका ईपीएस क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, तो बोलता है
when there is no preference share capital in question, then financial BEP is equals to EBIT is equals to interest. बोलता है अगर क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो बोलता है आपका फाइनेंशियल बीईपी विल बी इक्वल टू व्हाट, फाइनेंशियल बीईपी विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट. ठीक है, मतलब आपका EBIT क्या होगा, इंटरेस्ट के बराबर होगा. इस चीज को समझना एग्जाम्पल से. सपोज आपका इंटरेस्ट है 50,000 का. अब आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो कुछ है नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट है 50,000 का, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है नहीं, तो आपका EBIT अगर 50,000 होगा तभी तो यहाँ पे जीरो आएगा बेटा, तभी तो आपकी अर्निंग पर शेयर जीरो आएगी, तभी तो आपकी अर्निंग पर शेयर जीरो आएगी ना. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, या ये जीरो लाने के लिए आपके इंटरेस्ट के बराबर ही आपकी EBIT को होना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल बीईपी विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं हो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुआ तो यहाँ नेगेटिव में आएगा और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर नेगेटिव में आ जाएगी. ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर नहीं है, इन दैट केस आपका फाइनेंशियल बीईपी विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट. यहाँ पे आपकी तीनों अप्रोच बेटा खत्म हो जाती है. अब और क्वेश्चंस हम देखेंगे वो इन्हीं तीनों अप्रोचेस से रिलेटेड है. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे. इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आ जाओ. इलस्ट्रेशन नंबर 12 बेटा आपको बुक रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ मैंने आपके लिए नोट्स में डाल दिया, नोट्स में लिख दिया है सब कुछ. ठीक है, सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, प्रिंट आउट निकलवा लो, जो करना है कर लो नोट्स का, चाहे PDF से पढ़ना है PDF पढ़ लो, प्रिंट आउट से अच्छा लगता है प्रिंट आउट निकलवा लो और अपनी कॉपी में डाल लो, एक फाइल बना लो, उसमें डालते जाओ. और सब कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तक मैंने यहाँ पे किए हुए हैं नोट्स के साथ. थ्योरी भी आपको वहाँ बुक से नहीं पढ़नी है, एग्जाम में बस ऐसे पन्ने पलट के आपको जल्दी जल्दी पढ़ देना है सब. इतना ही टाइम होता है बेटा रिवीजन के लिए एग्जाम टाइम में. तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोलता है देखो. बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 lakhs कंसिस्टिंग ऑफ 10 lakhs ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 each. बोलता है बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 lakhs का है, जिसमें 10 lakhs ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है. ठीक है, हो गया 100 lakh. करंटली इट इज अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 60 lakhs. सबसे पहले ये क्या कमा रही है बेटा, एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट क्या है, 60 lakhs का है. एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट क्या है बेटा आपका, 60 lakhs. EBIT तो है, तो सबसे पहले EBIT डाल दिया यहाँ पे. एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट आपका क्या होता है, EBIT तो होता है. द कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड एंड आर कोटेड इन द रेंज ऑफ 50 to 80. बोलता है कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं, लिस्टेड कंपनी है और इनके जो शेयर्स की प्राइस है वो 50 से 80 रुपए के बीच में लिस्ट हो सकती है. द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड हैज़ अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट 50 lakhs. बोलता है एक नया एक्सपांशन प्लान लेके आ रहे हैं जो 50 लाख का है एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड प्री टैक्स इनकम ऑफ 40 lakhs पर एनम. बोल रहा है ये 50 लाख रुपए अगर हम लगाएंगे तो हम हर साल 40 लाख की इनकम कमा पाएंगे. हम हर साल क्या कमा पाएंगे, 40 लाख की इनकम कमा पाएंगे. To raise this additional capital, the following options are under consideration of the management. बोलता है 50 लाख रेज करने के लिए ये 3 ऑल्टरनेटिव हमारे पास है. पहला ऑल्टरनेटिव है हम टू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द एंटायर एडिशनल अमाउंट. 50 लाख रुपए के हम क्या कर दें, एंटायर अमाउंट का क्या कर दे, 50 लाख का इक्विटी शेयर्स इशू कर दे. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज. कितने रुपए की वैल्यू पे इशू करोगे बेटा, 15 रुपए की वैल्यू पे. ठीक है, उसके बाद में बोलता है टू इशू 16% नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर दो 16% की रेट पे 100 ईच पे, तो ये इंटरेस्ट जाएगा इसका. थर्ड ऑल्टरनेटिव बोलता है टू इशू इक्विटी कैपिटल फॉर 25 lakhs फेस वैल्यू. बोलता है 25 लाख के तो हम क्या इशू कर दे, इक्विटी इशू कर दे और 25 बाकी के जो बैलेंस 25 lakhs बच गए, बैलेंस अमाउंट का क्या कर दे, कन्वर्टिबल डिबेंचर 16% की रेट पर इशू कर दे. मतलब इक्विटी प्लस डेट दोनों से ये पैसा लेके आ जाए. इन दिस केस द कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 40. बोलता थर्ड ऑल्टरनेटिव में, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में हम कितने रुपए की वैल्यू पे इशू करे थे, 15 की वैल्यू पे. थर्ड ऑल्टरनेटिव में हमें इशू करना है 40 के वैल्यू पे पर शेयर. Advise which option is the most suitable to raise the additional capital, keeping in mind that the management wants to maximize the earnings per share to maintain its goodwill. The company is paying income tax rate कितना लेना है हमें, 50% का. तो बेटा आपको पता होगा, आपने इलस्ट्रेशन नंबर 11 किया था तो आपको पता होगा हमने जो EBIT यूज़ किया था ना, वो ये एक्सपांशन प्लान करने के बाद वाला EBIT हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे अच्छे से पढ़ना क्या लिखा हुआ था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट.
क्योंकि बेटा यही तो यूज़ करना चाहिए ना कि ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना कमाएंगे तो इसी पर ही तो रिटर्न देखेंगे हम कि बाद में हम कितना बचा पाएंगे इतना कमाने के बाद में। तो हमारा EBIT इस केस में क्या हो जाएगा, 60 लाख तो जो हम पहले से कमा रहे थे प्लस 40 लाख एडिशनल ये फंड इन्वेस्ट करने के बाद आएगा। तो टोटल जो EBIT हमें यूज़ करना है वो कितना आएगा बेटा, एग्जिस्टिंग EBIT 60 लाख। तीनों ऑप्शन के 3 कॉलम बना लेना। सबसे पहले पहला ऑप्शन है इक्विटी, दूसरा ऑप्शन है डेट, तीसरा है इक्विटी प्लस डेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे EBIT डाल देना है एग्जिस्टिंग, फिर नया वाला EBIT डाल दो, यहाँ पे टोटल मार दो टोटल EBIT। EBIT में से क्या माइनस होता है बेटा, इंटरेस्ट माइनस होता है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होता है। अब क्वेश्चन ने तो यहाँ पे खुद ही बोल दिया बेटा EPS मैक्सिमाइज करनी है, तो PE रेशियो वाली टेंशन भी लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, PE रेशियो वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि MPS निकालना है कि EPS निकालना है, बेटा EPS ही निकालना है। क्वेश्चन ने खुद यहाँ स्पेसिफिकली बोल दिया दैट द मैनेजमेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर टू मेंटेन इट्स गुडविल। ठीक है, अब वापस आ जाओ इंटरेस्ट बेटा इक्विटी में तो कुछ लगेगा नहीं तो जीरो आ जाएगा। आप अगर डेट इश्यू करोगे तो कितने परसेंट की रेट पर डेट इश्यू कर रहे हो, 16% की रेट पर। फंड कितने हैं, 50 लाख के ऊपर दिया हुआ है, 50 लाख अरेंज करने, तो 50 लाख का 16% आप कैलकुलेट कर दोगे तो 8 लाख का इंटरेस्ट आ जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में भी तो 25 लाख का आप डेट इश्यू कर रहे हो 16% की रेट पे, तो 25 लाख का 16% निकाल दोगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स रेट आपको 50% क्वेश्चन में दी हुई है, वो निकाल दो तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे ध्यान देना बेटा। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में क्या बोला है, आपके पास हर एक ऑल्टरनेटिव में तीनों तो है ही आपके पास की, तीनों अल्टरनेटिव में आपके पास 10 लाख ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस कुछ और होंगे ना। पहले ऑल्टरनेटिव में इक्विटी इशू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी, इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे। कितने से बढ़ जाएंगे बेटा, 50 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ेंगे, बोलता है कि 10 रुपए की फेस वैल्यू है और प्रीमियम कितने पे देना है, 15 रुपए के प्रीमियम पे देना है बेटा। ये जो प्रीमियम लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान देना, कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज, मतलब बेटा 15 रुपए पे इशू नहीं होगा, बोल रहा है 15 रुपए के प्रीमियम पे देना है। इसका मतलब 10 + 15 आपकी पूरी मार्केट प्राइस आएगी। ध्यान देना, मैंने पहले इसको 15 रुपए पे इशू बोल दिया था जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था, पर अभी मैंने ध्यान से पढ़ा इसको कि प्रीमियम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 25 रुपए पे आप इशू करने वाले हो। तो अगर आप करोगे 50 डिवाइडेड बाई 25 तो मतलब 2 लाख, 50 लाख डिवाइडेड बाई 25 करोगे तो 2 लाख नए शेयर इशू हो जाएंगे। तो टोटल शेयर्स आपके फर्स्ट ऑप्शन में कितने हो जाएंगे, 10 लाख प्लस 2 लाख, 12 लाख के शेयर्स हो जाएंगे। तो पहले ऑप्शन में 12 लाख शेयर यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर दी आप लोगों के लिए कि एग्जिस्टिंग 10 लाख थे, नए वाले कितने हैं 50 लाख डिवाइडेड बाई 25, टोटल कितने हो गए 12 लाख। सेकंड ऑप्शन में तो डेट ले रहे हो तो सिर्फ एग्जिस्टिंग ही आएगा बेटा, 10 लाख यहाँ पे डाल दिया, नए तो कुछ होंगे नहीं। थर्ड ऑप्शन में इक्विटी और डेट दोनों ले रहे हो, पर आपको पता होगा थर्ड ऑप्शन में मैं 25 लाख का ही इक्विटी ले रहा हूँ तो इससे ही शेयर्स बढ़ेंगे। और कितने के रेट पे इशू कर रहा हूँ शेयर्स, 40 रुपए के प्रीमियम पे, ये भी मैंने गलत बोल दिया था, 40 रुपए का प्रीमियम लिखा हुआ है, इसका मतलब 40 + 10 पे आप इशू कर रहे हो, मार्केट वैल्यू कितनी है 50 रुपए। तो बोलते हैं 50 रुपए पे इशू कर रहे हो तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 50 कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 50,000, तो 10 लाख 50,000 आपका क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बस ये नंबर ऑफ शेयर आपको यहाँ पे डाल देने हैं, 12 लाख, 10 लाख और 10 लाख 50,000। इससे आपका EPS कैलकुलेट हो जाएगा और जिसका भी EPS हाईएस्ट है किसका है बेटा, ऑल्टरनेटिव 2 का। और ऑल्टरनेटिव 2 आपको क्या करके आ जाना है, सजेस्ट करके आ जाना है। इसका मतलब कंपनी को पैसा किससे रेज करना चाहिए, डेट से रेज करना चाहिए। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी समझ में आ गया बेटा। इजी है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन। आपको लेंथी लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा यहाँ पे कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट बेटा सॉल्यूशन बहुत इजी है, सिर्फ EPS कैलकुलेट करके आओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12। उसके बाद है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख लो क्या है। शाहजीत स्टील लिमिटेड रिक्वायर्स 25 lakhs फॉर अ न्यू प्लांट। 25 लाख रुपए आपको चाहिए एक नए प्लांट के लिए। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ 5 lakhs। 5 लाख का आप EBIT कमा सकते हो इस प्लांट से 25 लाख इन्वेस्ट करने के बाद। वाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान द कंपनी कंसिडर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग EPS। लो बेटा, PE रेशियो नहीं निकालना है, इसका मतलब MPS नहीं निकालना है, कंपनी ऑलरेडी EPS मैक्सिमाइज करना चाहती है, अभी तक तो यही पता चल रहा है। इट हैज 3 ऑल्टरनेटिव टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। 25 लाख लाने के लिए 3 ऑल्टरनेटिव है इसके पास। पहला ऑल्टरनेटिव बोलता है डेट इशू कर दो 2.5 लाख का बाय रेजिंग डेट ऑफ 2,50,000।
ठीक है, ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव बोलता है 2,50,000 का आप डेट इशू कर दो, या फिर 10 लाख का डेट इशू कर दो, या फिर 15 लाख का डेट इशू कर दो, और बैलेंस जो अमाउंट है इन ईच केस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। बोल रहा है अगर आप 2,50,000 का, पहला ऑप्शन क्या बोला, 2,50,000 का डेट इशू कर दो, और बैलेंस कितना बच गया, 25 लाख माइनस 2,50,000, 22,50,000 का आप क्या इशू कर दो, इक्विटी इशू कर दो। सेकंड ऑप्शन बोलता है 10 लाख का डेट इशू कर दो और 15 लाख का क्या कर दो, इक्विटी इशू कर दो। थर्ड ऑप्शन बोलता है 15 लाख का डेट इशू कर दो और बाकी के 10 लाख का क्या इशू कर लो, इक्विटी इशू कर लो। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके पास आ गए, तीनों ऑल्टरनेटिव आ गए। द कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट 150। बोल रहा है जो इक्विटी इशू करोगे ना, वो कंपनी की मार्केट प्राइस 150 चल रही है, बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 lakhs। बोल रहा है अगर आप 10 लाख के ऊपर फंड आप क्या करते हो, बोरो करते हो, मतलब ये लास्ट वाला केस बेटा, 15 लाख वाला केस, तो आप जो इक्विटी इशू करोगे वो कितने पे इशू करोगे, 125 पे इशू करोगे, और अगर 10 लाख से या 10 लाख से कम का अगर बोरो करते हो तो 150 पे इशू करोगे। ध्यान से पढ़ना वापस, द कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट 150 but it is expected to decline to 125 in case the funds are borrowed in excess of 10 lakhs। ठीक है, द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10%। बोल रहा है 10% के रेट पे आप फंड बोरो कर सकते हो अगर आप 2.5 लाख के फंड बोरो करते हो तो। अगर आप 2.5 लाख से ऊपर जाते हो तो 15% के लगेंगे, पर 15% कब तक लगेगा, 10 लाख तक जाने तक, और 10 लाख से ऊपर अगर चले जाते हो तो 20% का आपका टैक्स इंटरेस्ट लगेगा। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%। एनालाइज विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज। बेटा कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए जिसका ईपीएस मैक्सिमम आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी तक जैसे किया है वैसे ही करना है। मैं आपको यहाँ से ही बता रहा हूँ, मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं किया बेटा, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, तो अब आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए मैं आपको यहीं से ही समझा रहा हूँ। सबसे पहले 5 लाख का ईबीआईटी लिख दोगे आप, 5-5 लाख का ईबीआईटी लिख दोगे। उसके बाद में ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट अच्छे से कैलकुलेट करना बेटा। फर्स्ट ऑप्शन में कितना आप लेके आ रहे हो, 2,50,000, मतलब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 2,50,000 पे कितना लगता है बेटा, 10%, 25,000 रुपये का इंटरेस्ट पहले ऑप्शन पे। ठीक है, 25,000 रुपये का इंटरेस्ट डाल दिया फर्स्ट ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन में कितना लेके आ रहे हो, 10 lakhs। 10 lakhs अगर लेके आ रहे हो तो बोल रहा है 25,000 तो लगेंगे ही लगेंगे, पर ऊपर के जो 7.5 लाख आप लेके आ रहे हो बेटा, 7.5 लाख कौन से, 10 lakhs माइनस अगर 2.5 lakhs करोगे, 2.5 लाख करोगे तो 7.5 lakhs बचेंगे। बोल रहा है वो 7.5 lakhs आपको 15% की रेट पे मिलेगा। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, 25,000 प्लस 15% ऑफ 7,50,000, 25,000 प्लस 15% ऑफ 7,50,000 कितना आएगा, 1,37,500 टोटल आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा सेकंड प्लान में। और थर्ड प्लान में बोलता है कि आपका इतना तो लगेगा ही लगेगा, पर 10 लाख के ऊपर इस बार आप कितना जा रहे हो, 5 लाख ऊपर जा रहे हो, उस पर कितना लगेगा, 5 लाख पे 20%, तो 5 लाख पे 20% का इंटरेस्ट और आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,37,500। तो बेटा यहाँ पे 2,37,500 डाल दोगे और उसके बाद में माइनस कर दोगे तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर टैक्स एट द रेट ऑफ 50% दिया हुआ है, ये निकालोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स और देख लो बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कितने होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपका इक्विटी कितना है, 22,50,000 बेटा, देख लो यहाँ पे 2.5 लाख का तो डेट ले रहे हो और बैलेंस इक्विटी से लाना है, मतलब 22.5 lakhs का। सेकेंड ऑप्शन में 10 lakhs डेट से लेके आ रहे हो, 15 लाख इक्विटी से लाना है। थर्ड ऑप्शन में 15 लाख डेट से ला रहे हो और 10 लाख किससे लेके आना है, इक्विटी से लेके आना है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में हम कितने की रेट पर इशू करते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स, बोलता है पहले 2 केसेस में 150 पे, थर्ड केस में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की बोरोइंग करते हो वो तो एक ही केस है बेटा, उसमें बोलता है 125 पे आपको क्या करना है, इशू करना है। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे, 22,50,000 डिवाइडेड बाई 150, 22,50,000 डिवाइडेड बाई 150। सेकंड केस में भी 15 लाख डिवाइडेड बाई 150, बट थर्ड केस में प्राइस क्या लेना है, 125। इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स भी आ गए। ये नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप ऊपर डाल दोगे 15,000, 10,000, 8,000, तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा, और जिसका ईपीएस मैक्सिमम वो ऑप्शन क्या करके आ जाना, सजेस्ट करके आ जाना, विच इज ऑल्टरनेटिव नंबर 2, प्लान 2। मतलब क्या है प्लान 2, प्लान 2 बोलता है कि डेट लेके आओ 10 लाख का और इक्विटी लेके आओ 15 लाख का। यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है बेटा। अब एक लास्ट इलस्ट्रेशन बचा है इस चैप्टर का, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 14, और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है विच इज थेरेटिकल, वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया है, तो अच्छे से समझ लेते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या बोलता है। ठीक है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे।
द फॉलोइंग डेटा आर प्रेजेंटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ईबीआईटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, ईबीटी दिया हुआ है, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस दे दिया, पीई रेशियो दे दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर। बेटा अभी तक हम जो 11, 12, 13 में निकालते आ रहे थे, इसने तो सारा सॉल्यूशन करके ही दे दिया इलस्ट्रेशन 14 में। तो पूछेगा क्या, चलिए देखते हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ टोटल कैपिटल आउटले ऑफ 40 lakhs। बोल रहा है 40 लाख का एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है कंपनी। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट अ डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी हायर देन 35% पुशेस द केई अप टू 12.5%। बोलता है अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी आपका क्या है, मतलब डेट का परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो में अगर 35% से 35% से ज़्यादा है तो वो आपका केई कितना लेके चला जाता है, 12.5% का आपका केई हो जाएगा। मीन्स रिड्यूसिंग द पीई रेशियो टू 8 times एंड राइजेस द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल अमाउंट बोरोड टू 14%। अब आपका केई ऊपर चला गया तो प्राइस अर्निंग रेशियो बोलता है जो आपका 10 times है वो कितना हो जाएगा, 8 times हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल अमाउंट बोरो कितना हो जाएगा, जो आप एडिशनल अमाउंट बोरो करोगे ना 40 lakhs का, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 14%। फाइंड आउट द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर इफ द एडिशनल फंड्स आर रेज्ड एज अ लोन। बोल रहा है अगर आप पूरा का पूरा 40 लाख एज अ लोन लेके आते हो तो प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर निकाल के दो। और अगर आप फंड को पूरा का पूरा जो फंड है बाय रेजिंग इक्विटी शेयर्स अगर करते हो तो आप हमें क्या निकाल के दो, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल के दो, प्रोबेबल प्राइस। बोलता है रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज 1.2 करोड़ की रिटेन्ड अर्निंग है। तो बेटा आपको पता होगा इक्विटी का पार्ट होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विटी बोलते हैं। तो अगर मुझे निकालना हो कि कंपनी का टोटल डेट प्लस इक्विटी कितना है, तो डेट तो कंपनी ऑलरेडी कितना है, डेट कंपनी के पास 12 lakhs का अगर इंटरेस्ट है तो क्या मैं डेट का अमाउंट निकाल सकता हूँ, 12 lakhs डिवाइडेड बाई 12% विल बी द अमाउंट ऑफ डेट। 12 lakhs डिवाइडेड बाई 12% विल बी द अमाउंट ऑफ डेट। बेटा यहाँ पे डेट का अमाउंट निकाल दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले 12 lakhs डिवाइडेड बाई 12% कर दिया। फिर इक्विटी चाहिए, इक्विटी कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 8 लाख और रेट कितनी है 10 रुपए की। बुक वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो डेट इक्विटी रेशियो में तो मैं क्या लेता हूँ बेटा, बुक वैल्यू लेता हूँ। तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिया तो ये आ गया। और रिटेन्ड अर्निंग्स भी ले लोगे क्योंकि इक्विटी में दोनों चीज़ें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों आता है। 1 करोड़ 20 लाख आपको क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल कर लोगे तो आपके पास टोटल डेट प्लस इक्विटी आ जाएगा, कितना आया, 3 करोड़ का आया बेटा, 3 करोड़ का आपके पास ये आया। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि अगर मैं एडिशनल फंड्स जो है, अगर मैं एडिशनल फंड्स डेट से लेके आता हूं, अगर मैं एडिशनल फंड्स जो है वो डेट से लेके आ रहा हूं तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो कितना हो जाएगा। अगर मैं पूरा का पूरा 40 लाख डेट से लेके आ रहा हूं तो मेरा जो डेट पहले 1 करोड़ का था वो अब कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 40 लाख का हो जाएगा। और इक्विटी कितना था मेरा, पहले 2 करोड़ का था, वो इक्विटी तो उतना ही रहेगा। तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाई 3 करोड़ 40 लाख, क्योंकि 40 लाख से बढ़ गया ना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 3 करोड़ की जगह कितना आएगा, 3 करोड़ 40 lakhs। कितना आ गया बेटा, 41.18%। ऑल्टरनेटिव 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 41.18% का आपका क्या आ गया, ऑल्टरनेटिव 1। इसका मतलब क्या आपका डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज़्यादा आ गया, यस आ गया 35% से ज़्यादा। इसका मतलब आपका केई क्या होने वाला है, 12.5%। आपका पीई रेशियो क्या होने वाला है, 8। और जो डेट लेके आने वाले हो वो कितने पे लेके आ रहे हो आप, 14% पे, वो तो पता ही है हमें। तो इसका मतलब केई कितना होगा, 12.5%, पीई रेशियो कितना होगा 8 टाइम्स, और इंटरेस्ट रेट कितना होगा 14%। ठीक है, हमें इसको क्या निकाल के देना है बेटा, नया मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल के देना है। और मार्केट प्राइस पर शेयर तभी निकलेगा जब हमारे पास अर्निंग्स हो, ईपीएस हो। और ईपीएस भी कौन सा चाहिए, नया वाला चाहिए। हम ये वाला ईपीएस नहीं यूज़ कर सकते ना बेटा, क्योंकि इसमें 40 लाख का एडजस्टमेंट नहीं है। तो 40 लाख का एडजस्टमेंट देने के लिए हमें ये तो चाहिए कि ये 40 लाख कितना रिटर्न लेके आ सकते हैं हमारे लिए, ये 40 लाख हमारे लिए कितना रिटर्न लेके आ सकते हैं ये तो हमें पता होना चाहिए। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो निकालने के लिए हम करेंगे कि कंपनी ऑलरेडी कितना कमा रही है, कंपनी ऑलरेडी कितना कमा रही है। तो कंपनी का ऑलरेडी जो
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT कितना है 52 लैक्स का। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ कंपनी की अर्निंग रेट निकालने के लिए। EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप कर दोगे, ये 52 लैक्स कितने पे कमा रही है कंपनी, 3 करोड़ पे ही कमा रही है ना टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो आपका रिटर्न परसेंटेज आ जाएगा 17.33% का रिटर्न परसेंटेज आ जाएगा। तो आपका नया वाला EBIT क्या हो जाएगा, इस बार आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 करोड़ 40 लैक्स, ठीक है। इस पे 17.33% ये आपका नया EBIT आ जाएगा 58,92,200। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करना है वो देख लो। आई होप थीम समझ में आ गई होगी पूरे क्वेश्चन की आपको। Question says that the company wants to raise 40 lakhs, but it did not stated that what will be the EBIT after raising the funds. Therefore, we are assuming that the company will maintain existing rate on capital employed even after the proposed extension. कंपनी क्वेश्चन ने तो EBIT के बारे में कुछ भी नहीं बोला बेटा, तो हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा कि जो पहले से कंपनी कमा रही थी वही अब कंपनी कमाएगी, उसी रेट से कमाएगी। तो बस वो अज्यूम करके हमने पहले वाली रेट यहाँ पे निकाल ली, उसके बाद में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, उसके बाद में हमने EBIT निकाल लिया। फिर ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि ऑल्टरनेटिव 1 में आपका डेट इक्विटी रेशियो इतना आ रहा है, इसका मतलब आपका ये जो रेट्स वगैरह है वो सब इतना इतना रहने वाला है। अब बस वही करना है आपको। नया आप क्या कर लो बेटा, नया आप क्या कैलकुलेट कर लो, EPS कैलकुलेट कर लो ये वाला डेटा यूज़ करके, ठीक है। ऑल्टरनेटिव 2 क्या बोलता था कि सारे के सारे फंड्स हम इक्विटी से लेके आ रहे हैं, तो इस बार आपका डेट बढ़ने की जगह क्या बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगा। कितने से बढ़ जाएगा, 40 लाख से। तो इक्विटी कितना हो जाएगा 2 करोड़ 40 लाख, डेट 1 करोड़ ही रहेगा। इस बार आपका डेट इक्विटी रेशियो कितना आया 29.41। क्या ये 35% से नीचे है? यस इट इज बिलो 35%। तो इसका मतलब आपका PE रेशियो इस बार कितना होने वाला है बेटा, जो पहले था वही रहने वाला है, क्योंकि 8 टाइम्स तो तब होगा जब 35% से ऊपर जाएगा। तो PE रेशियो जो पहले था वही रहने वाला है हमारा, ठीक है, 10 टाइम्स ही रहने वाला है बस। अब EPS कैलकुलेट कर दो दोनों ऑल्टरनेटिव में। ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 आपके सामने है। सबसे पहले EBIT लिख दो, फिर इंटरेस्ट लिख दो। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, जो ऑलरेडी लग रहा है वो तो आएगा ही आएगा 12 लैक्स का, प्लस 40 लाख पे 14% और जाएगा आपका, तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे कर देना। तो इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। और इस केस में सेकंड में तो इक्विटी इशू कर रहे हो, तो इंटरेस्ट यहाँ पे पहले वाला ही आएगा खाली 12 लाख का। EBT कैलकुलेट करना ना, टैक्स रेट 50% कैलकुलेट कर लेना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर बात करूँ तो फर्स्ट केस में आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने रहेंगे, नया इक्विटी तो इशू कर नहीं रहे हो, तो पहले कितने थे 8 लाख शेयर थे क्या, 8 लाख शेयर थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट केस में तो 8 लाख के रहेंगे, बट सेकंड केस में इक्विटी इशू कर रहे हो 40 लाख की। कौन सी रेट पर इशू कर रहे हो वो भी बताया है क्या, 25 रुपये की मार्केट प्राइस दी हुई है। इसका मतलब मार्केट प्राइस पे इशू करोगे ना इक्विटी, तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 25 अगर कर लोगे और 8 लाख में ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 9,60,000। अगर आप EAT डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दोगे तो EPS आ जाएगा। PE रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। और हमें फैसला भी किसके बेसिस पे सुनाना था बेटा, प्रोबेबल प्राइस पर शेयर के बेसिस पे, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे। तो जिस भी ऑप्शन का मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे ज़्यादा हो, किसका है, सेकंड ऑल्टरनेटिव का, हम सेकंड ऑल्टरनेटिव यहाँ पर चूज करके आ जाएंगे। मतलब कंपनी को ये एडिशनल 40 लाख इक्विटी फाइनेंसिंग से लेके आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अच्छा इलस्ट्रेशन है, इजी है बट अच्छा इलस्ट्रेशन है, तो इसको इंपॉर्टेंट ज़रूर मार्क कर लेना, ठीक है। तो सारे आपके इलस्ट्रेशंस यहाँ पे कवर हो गए बेटा, सारे के सारे इलस्ट्रेशंस। और ये जो सॉल्यूशन यहाँ दिए हुए हैं ना, यहाँ ये देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो आपको यहाँ पर कर दिया है ना, ये फाइनल सॉल्यूशन आप एग्जाम में जाके कर सकते हो, प्रेजेंटेशन ऐसी करके आ सकते हो बेटा। ये सारे जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किए अकॉर्डिंग टू RTP MTP कैसे प्रेजेंट किया जाता है, लास्ट जो एक्सपीरियंस है एग्जाम्स के बेसिस पे, उस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ही अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका इस चैप्टर में, विच इज ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। इट इज़ अ थेरेटिकल कॉन्सेप्ट बेटा, और मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए इसके नोट्स बना दिए। ये है ओवर कैपिटलाइजेशन के नोट्स और ये है अंडर कैपिटलाइजेशन के नोट्स, और फिर दोनों को कंपेयर यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये 3 पेजेस और बचते हैं हमारे, ये भी हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन के अंदर जाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है नीचे। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। सपोज एक कंपनी कमा रही है 2 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट कमाते हो, और
ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है ना, उसका इंडस्ट्री का प्रॉफिट रेट कितना है, 10% का। इसका मतलब ये 2 लाख कमाने के लिए कंपनी को कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़नी चाहिए, कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़नी चाहिए बेटा? 2 लाख अगर 10% है तो 100% कितना कैपिटल होना चाहिए? 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 10%, 20 लैक्स की कैपिटल होनी चाहिए। अगर आप ये 2 लाख 20 लैक्स की कैपिटल पे कमा रहे हो, इसका मतलब आपका जो कैपिटलाइजेशन है वो प्रॉपर कैपिटलाइजेशन है। ये जो 2 लैक्स 20 लैक्स है, ये क्या है? प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। पर अगर आप कमा तो 2 ही लाख रहे हो, पर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 50 लाख है, आपका एक्चुअल कैपिटल अगर 50 लाख है, तो आप कौन सी सिचुएशन में हो बेटा? ओवर कैपिटलाइजेशन। क्योंकि आप ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहे हो ना, प्रॉपर से ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहे हो ना, इसका मतलब ये सिचुएशन है ओवर कैपिटलाइजेशन की। और अगर आप 2 लाख ही कमा रहे हो पर इस बार 20 लाख भी यूज़ नहीं किया आपने, 15 लाख ही यूज़ कर लिए, तो ये सिचुएशन होती है बेटा अंडर कैपिटलाइजेशन की। ठीक है, तो अगर आपका एक्चुअल कैपिटलाइजेशन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है तो दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन, और अगर आपका एक्चुअल कैपिटलाइजेशन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से कम है तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन। अब आ जाओ बेटा, सबसे पहले पढ़ते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। सिचुएशन समझ में आ गई क्या होता है ओवर कैपिटलाइजेशन? वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ फर्म हैज़ मोर कैपिटल देन इट्स नीड्स। ठीक है, नीड कितनी थी? 20 लाख की, कंपनी के पास कितना है? 50 लाख का। और एसेट्स आर वर्थ लेस देन इट्स इशूड शेयर कैपिटल। और बेटा अगर आपका जो एसेट्स है वो आपके इशूड शेयर कैपिटल से कम है, मतलब एसेट्स तो कम है और कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, तो एंड अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट टू पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब अगर आप 50 लाख पे इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपके पास हो सकता है ना कि इनसफिशिएंट पड़ जाए, तो आपका जो ओवर कैपिटलाइजेशन है क्या आप पे ज़्यादा बर्डन लेके आ रहा है डिविडेंड और इंटरेस्ट का? ऑब्वियसली, एक तो आप 20 लाख पे करते हो, एक आप 50 लाख पे करते हो, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन आप पे डालता है। ठीक है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्या होती है? जहां पर कंपनी प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा फंड्स यूज कर रही हो, जहां पर कंपनी की एसेट्स कम हो और कंपनी इंटरेस्ट और डिविडेंड ज़्यादा पे कर रहे हो और वो पेमेंट करने के लिए उनके पास फंड्स जो है वो इनसफिशियंट पड़ रहे हो, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन। बोलता है व्हेन एग्जिस्टिंग कैपिटल इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ फॉल इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी व्हाइल कंपनी हैज रेज्ड फंड्स मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट। बेटा ये बोलते हैं कि आप ओवर कैपिटलाइजेशन में एग्जिस्टिंग कैपिटल तो अच्छे से काम ले ही नहीं पा रहे हो और आप एक्स्ट्रा फंड और लेके आ रहे हो, तो ये सिचुएशन है ना सही नहीं है कंपनी के लिए, ये ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है। बोल रहा है इसका मेन साइन क्या होता है? द चीफ साइन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इज द फॉल इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब बेटा अगर आपकी कंपनी में इनसफिशिएंट फंड है डिविडेंड और इंटरेस्ट देने के लिए, तो क्या आप डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का साइन क्या है बेटा? साइन यही है कि कंपनी डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रही है, लीडिंग टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बोलता है आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा के फंड्स लेके आ जाते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा के फंड्स लेके आ जाते हो और कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं पाती। ठीक है, तो ही तो आपकी ये ओवर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन का साइन आएगा कि डिविडेंड और इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी में। ठीक है, तो कॉजेज क्या हो सकते हैं? ज़्यादा फंड लेके आ जाते हो जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेट नहीं कर पाती। बोरोइंग ह्यूज अमाउंट एट हायर रेट, ज़्यादा डेट ले लेते हो बहुत ज़्यादा रेट पे देन द रेट एट विच द कंपनी कैन अर्न। सपोज आप कमा तो 10% रहे हो और डेट लेके आए हो 15% पे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना बेटा। ये कारण होते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के। बट एक्सेसिव पेमेंट कर देते हो फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। किसी चीज़ की गुडविल लेनी थी, किसी बिजनेस की गुडविल आपको परचेज करनी थी, 50 लाख की जगह आप 1.5 करोड़ का पेमेंट करके उसको आ गए। ठीक है, तो ये होते हैं कारण जहां पे वैल्यू से ज्यादा पेमेंट आप करके आ जाते हो। बट इम्प्रॉपर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एट हायर रेट, इम्प्रॉपर प्रोविजंस वगैरह करते हो, इम्प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पे करते हो, रेट बहुत ज़्यादा है डिविडेंड की, तो आपके पास तो पैसे कम पड़ेंगे ही बेटा। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ द अर्निंग्स एंड कैपिटलाइजेशन। आप जब पैसा ला रहे थे ना तो आपने सोचा था मैं इतना ही कमा लूंगा, मतलब वो हवा में महल बना रहे थे बेटा। ठीक है, पर आप एक्चुअल में वैसा कर नहीं पाए तो रॉन्ग एस्टिमेशन किया। ये सब कारण क्या हो सकते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन होने के कारण हो सकते हैं। बोले इन कारणों के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इन कारणों की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? बोल रहे अगर ऐसा हो गया
अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया तो आपका रिडक्शन हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट में, क्योंकि आप दे ही नहीं पाओगे। बोल रहा है आपकी मार्केट प्राइस गिर जाएगी क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बोल रहा है आप विंडो ड्रेसिंग करने लग जाओगे, आप फ्रॉड करने लग जाओगे, आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने लग जाओगे, ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। और हो सकता है कि आप जो है रीऑर्गेनाइजेशन में भी चला जाओ, मतलब स्प्लिट अप हो जाओ, ठीक है, या फिर डिविजन्स बना लो, या फिर आप हो सकता है कि लिक्विडिटी हो जाओ, वाइंड अप ही हो जाओ बेटा, कंपनी ही बंद हो जाए अगर ऐसे सिचुएशन हुई तो, क्योंकि पैसा ही नहीं है ना कंपनी के पास इंटरेस्ट वगैरह चुकाने के लिए। तो क्रेडिटर्स तो आएंगे, डेट होल्डर्स तो आएंगे पैसा लेने के लिए, तो अल्टीमेटली आपको वाइंड अप करके उनको पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, बोल रहा है इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ओवर कैपिटलाइजेशन से बचने के लिए क्या क्या रेमेडीज ली जा सकती है। बोल रहा है सबसे पहले तो आप थोरो रीऑर्गेनाइजेशन कर लो, मतलब ये सिचुएशन आने से पहले, लिक्विडेशन की सिचुएशन आने से पहले ही आप खुद ही क्या कर लो, रीऑर्गेनाइजेशन कर लो। ठीक है, या फिर आप क्या कर लो, पैसा चुकाने के लिए आपने जो इक्विटी ऑलरेडी बेची हुई है उस कैपिटल को कम कर लो और बायबैक कर लो शेयर्स का, और पैसा चुका दो इंटरेस्ट और डिविडेंड का। या फिर आप क्या कर लो, रिडक्शन इन द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से रिक्वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, पर उस क्लेम को रिड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, रिडक्शन कर लो। वैल्यू ऑफ शेयर्स में ऑल्सो भी रिड्यूस्ड, बोल रहा है आप अगर 100 रुपए का शेयर रखते हो तो आप उसको 80 रुपए का कर दो, और आपके नंबर, अगर आप वैल्यू कम कर दोगे शेयर्स की तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो डिविडेंड पर शेयर भी तो कम आ जाएगा। समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो डिविडेंड पर शेयर भी तो कम आ जाएगा। सो दिस विल रिजल्ट इन सफिशिएंट फंड्स फॉर द कंपनी टू कैरी आउट रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। ठीक है, तो बेटा ये सिचुएशन है ओवर कैपिटलाइजेशन की। ठीक है, ये लास्ट वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है बेटा कि डीपीएस आपका कम हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर अगर कम हो जाएगा तो कंपनी के पास पैसा बचेगा, फिर सफिशिएंट फंड्स हो जाएंगे कंपनी के पास, जिससे वो असेट्स वगैरह या कैपिटल एम्प्लॉयड को वगैरह वापस से सुनिश्चित कर सकती है कि हाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन। अब एक कॉन्सेप्ट है बेटा अंडर कैपिटलाइजेशन, कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया। रिवर्स होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का, व्हेन एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, मतलब 20 लाख की जरूरत थी, आप 15 लाख पे ही उतना प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अंडर कैपिटलाइजेशन। बट कंपनीज विच हैव सफिशिएंट इनसफिशिएंट कैपिटल बट लार्ज सीक्रेट रिजर्व्स, बेटा ऐसी कंपनीज के पास क्या होता है, कैपिटल तो इनसफिशिएंट होती है, मतलब 20 लाख की जगह 15 लाख है, बट आप प्रॉफिट तो अच्छा कमा रहे हो ना, इसका मतलब आपके रिटेन्ड अर्निंग्स तो बढ़ते जाएंगे, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो कम कैपिटल पे, तो बोल रहे हैं लार्ज सीक्रेट रिजर्व्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ एप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉट ब्रॉट इनटू द बुक्स। बोलता है एक तो कारण ये हो सकता है कि प्रॉफिट कमा रहे हो, उससे आपके सीक्रेट रिजर्व्स बन रहे हो, रिटेन्ड अर्निंग्स बन रहे हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है, हो सकता है कि आपने 15 लाख की कैपिटल दिखा रखी है, तो हो सकता है आपने पूरी वैल्यू नहीं दिखाई है अपनी फिक्स्ड एसेट्स की, आपकी फिक्स्ड एसेट्स जो है ना वो एप्रिशिएट हो चुकी है, मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, पर आपने बुक्स में अभी तक इफेक्ट नहीं दिया, इसलिए वो कैपिटल आपकी 20 लाख की जगह कितनी दिख रही है, 15 लाख की दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है अंडर कैपिटलाइजेशन में। इसके भी 3 चीजें बतानी है बेटा, कॉजेस बताने हैं, इफेक्ट्स बताने हैं और रेमेडीज बतानी है, तो जल्दी से देख लेते हैं। कॉजेस में बोलता है हायर डिविडेंड रेट देन सिमिलर कंपनी, ऐसी कंपनी को कैसे पहचानोगे आप, ऐसी कंपनी देती है बेटा ज्यादा डिविडेंड रेट देती है क्योंकि प्रॉफिट अच्छा कमा रही है ना, बट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी ज़्यादा होगी क्योंकि डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, अच्छा चल रहा है कंपनी, दैट सिमिलर कंपनीज अर्निंग रेट बीइंग मोर देन द प्रीवेलिंग रेट। ठीक है, और रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स भी ज़्यादा होगी आपकी बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स से। ये तो होते हैं इसके कॉजेस। पहचानोगे कैसे कि ओवर कैपिटलाइजेशन है कि अंडर कैपिटलाइजेशन है। फिर बोलता है इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, बोल रहा है इसके इफेक्ट होंगे आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा ड्यू टू प्रॉफिटेबिलिटी। अब बेटा वही चीज़ है ना, हमारी ही इंडस्ट्री में कोई दूसरा जो है, सपोज मैं दूसरी इंडस्ट्री में काम करता हूँ और दूसरी इंडस्ट्री है, ठीक है, मैं जिस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि वो इंडस्ट्री वाले लोग जो है वो मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो इन दैट केस क्या मैं उस इंडस्ट्री में शिफ्ट होने के लिए अट्रैक्ट होऊंगा क्या, बिल्कुल होऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एनकरेज करता है कंपटीशन, क्या मैं उसमें कंपटीशन जाके बढ़ा दिया क्या, ऑब्वियसली, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाता है अगर आप अंडर कैपिटलाइजेशन करते हो तो। ठीक है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड इनकरेजेस द वर्कर्स यूनियन टू डिमांड हाई वेजेस। अगर आप अच्छा कमा रहे हो ना बेटा तो आपका वर्कर भी आपको क्या बोलेगा कि है ना, आप तो लोगों को डिविडेंड इतने ज़्यादा रेट पे बांट रहे हो तो मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, तो हाई वेजेस भी आपको देनी पड़ सकती है। बट कॉमन पीपल कंज्यूमर स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। बेटा
सपोज आप डाबर से प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, डाबर कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप प्रोडक्ट खरीद के लाते हो और डाबर कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत अच्छा कमा रही है, तो आप क्या बोलोगे, ये लोग तो हमसे ही कमा रहे हैं और तो क्या ही कर रहे हैं, हमसे ही तो पैसा खा रहे हैं, ये हम ही इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमसे ही एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं ये प्रोडक्ट पे, है 10 रुपये की चीज़ देते 20 रुपये में, यही बोलोगे ना आप। तो कॉमन पीपल जो कस्टमर है वो क्या सोचेगा, कंपनी अच्छा कमा रही है तो क्या सोचेगा, यार हमसे ही खा रहे हैं, है ना। तो कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। मैनेजमेंट में मैनिपुलेट द शेयर वैल्यूज, में डू मैनिपुलेशन ऑफ शेयर वैल्यूज, हो सकता है मैनेजमेंट जो है वो शेयर्स प्राइसेस के साथ कुछ फ्रॉड वगैरह करना चाहे, इतनी बड़ी प्राइसेस जा रही है तो, ठीक है, होता है ना बेटा। इनवाइट मोर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑन कंपनी, हायर टैक्सेशन ऑल्सो, ज़्यादा कमा रहे हो तो टैक्स भी ज़्यादा लगेगा बेटा, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी, गवर्नमेंट भी आप पे ध्यान देगी फिर, ठीक है। और उसके बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, रेमेडीज क्या क्या हो सकती है। तो रेमेडी में क्या बोलते हैं, स्प्लिट अप कर दो, जैसे हम यहाँ नहीं कर रहे थे स्प्लिट अप, उसी तरीके से स्प्लिट अप कर दो। स्प्लिट अप कर दोगे तो रिडक्शन इन डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा, स्प्लिट कर दोगे तो डिविडेंड पर शेयर कम हो जाएगा और अर्निंग पर शेयर जो है वो आपका उतना ही रहेगा, क्योंकि पहले जो कमाओगे वही अभी कमाओगे। बोल रहा बोनस शेयर्स इशू कर दो, दिस विल रिड्यूस बोथ डिविडेंड पर शेयर एंड एवरेज रेट ऑफ फंडिंग। बोल रहा अगर आप बोनस शेयर इशू कर दोगे ना तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, और अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा तो डिविडेंड पर शेयर भी आपका कम हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हो। और तीसरी चीज बोलता है बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय देम। बोल रहा है जो लोगों ने ऑलरेडी आपके शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, आप अपनी शेयर प्राइस को अपवर्ड कर दो, मतलब पार वैल्यू से बढ़ा दो, ठीक है, पार वैल्यू बढ़ा दो शेयर्स की। अगर शेयर की प्राइस बढ़ा दोगे तो बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपका कम हो जाएगा। प्राइस अगर बढ़ा दोगे शेयर्स की तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गया, क्योंकि आपकी कैपिटल तो उतनी रहेगी ना, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर डिवाइडेड बाय प्राइस आएगा तो नंबर ऑफ कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स आएगा आपका। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा तो ईपीएस और डीपीएस दोनों कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये है बेटा अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन। बोलता है कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, ओवर कैपिटलाइजेशन बेटर है कि अंडर कैपिटलाइजेशन बेटर है। बोलता है कि बोथ ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन आर नॉट गुड, दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। ओवर कैपिटलाइजेशन ज़्यादा डेंजरस है अंडर कैपिटलाइजेशन से, वो तो हमने देखा ही बेटा। ओवर कैपिटलाइजेशन होगा तो आपकी कंपनी भी लिक्विडेट होने के चांसेस है, पर अंडर कैपिटलाइजेशन में ऐसा नहीं था। हाँ, इमेज गलत हो सकती है थोड़ी, वो फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। The situation of undercapitalization can be handled more easily than the situation of overcapitalization. Undercapitalization is not an economic problem. ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है बेटा, 20 लाख फंड आपको यूज़ करना चाहिए, आप 15 लाख ही यूज़ करके काम कर रहे हो तो वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पर आप 20 लाख यूज़ करना चाहिए, 50 लाख काम कर रहे हो, 30 लाख फालतू है लेके बैठे हो ना आप, तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है। बट अ प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, thus अंडर कैपिटलाइजेशन शुड बी कंसिडर्ड लेस डेंजरस है, क्योंकि अंडर कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, और आप कैपिटल स्ट्रक्चर को एडजस्ट करके अंडर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम से डील कर सकते हो। बट बोथ सिचुएशंस आर बैड, बट दोनों सिचुएशंस जो है ना वो खराब है बेटा। एवरी कंपनी स्ट्राइव टू हैव अ प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, हर एक कंपनी को यही ट्राई करना चाहिए कि आपके पास 20 लाख की ही क्या हो बेटा, कैपिटल हो। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर अलोंग विद नोट्स एंड इलस्ट्रेशन जो है बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बचे हैं जो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जो लास्ट पार्ट आने वाला है पार्ट 4, वहाँ पे मैं ये सारे के सारे आपके जो कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 11 क्वेश्चंस टोटल मैं आपके कवर करवा दूंगा। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है बेटा। नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इजीली आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक और चीज़ बेटा, आप वीडियो पे कमेंट करके बताते नहीं हो कि किस तरीके की वीडियो है, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो ज़रूर मेरे को वो बताओ, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ वो भी मुझे पता चलेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो बेटा, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मैं सीए आशीष गोयल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले पार्ट में।